जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप क्यूसी में काम कर रहे हो, थोड़ा सीनियर हो जाए, 4 साल 5 साल, फिर आप एचपीएलसी में एक्सपर्टीज आपकी बढ़ रही होती है, आप एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग को भी जानने लग जाते हैं। लेकिन इस बेस पे जब आप इंचार्ज बन जाते हैं और फिर इंचार्ज की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो फिर आपसे एचपीएलसी डिस्कशन होता है ट्रबल शूटिंग के एंड से। तो आज की इस वीडियो का फोकस ये कि एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग है उस पर किस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे होती है, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेडली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपसे कि एचपीएलसी का जो कॉलम होता है उसका अगर हम डायमीटर इंक्रीज कर दे तो रिटेंशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है, ये एक सवाल एक्सपेक्टेड होता है। देखिए, जब एचपीएलसी कॉलम का अगर आप डायमीटर चेंज कर दें, डायमीटर बढ़ा दें या कम कर दें, रिटेंशन टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरनल डायमीटर बढ़ा देते, कोई ऐसा कॉलम लेते हैं 4.6 से ज्यादा डाया ले लेते हैं, तो उससे आपके आरटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पीक ब्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने इसका आंसर ये देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मोबाइल फेस जो होता है एचपीएलसी का, अगर उसकी पीएच एक्यूरेटली मेंटेन न की जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आते हैं। इसका आंसर ये, अगर मोबाइल फेस की आप पीएच ठीक से मेंटेन नहीं करते, इसका बहुत बड़ा रोल है, इससे चांसेस होते हैं कि आपका आरटी शिफ्ट हो जाए। आरटी आपका शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर रेकमेंडेड पीएच से आप उसको रेंज से आउट कर देंगे। दूसरा, टेलिंग फैक्टर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगर आपने पीएच एक्यूरेटली मेंटेन नहीं की। पीएच का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट कि लास्ट डाइल्यूशन जो स्टैंडर्ड सैंपल्स की होती है वो मोबाइल फेज में रेकमेंडेड क्यों होती है, जो आपका मूवी सॉल्वेंट था, हम डायलुएंट पे क्यों नहीं बनाते, इसकी क्या वजह है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। इसका आंसर ये है कि लास्ट डाइल्यूशन सेम डायलुएंट पे रेकमेंडेड है जो आपका मोबाइल फेज होता है। इसकी वजह ये, अगर वो सेम नहीं होगा तो कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा, मिस मैच का इशू होगा, पीक ब्रॉड हो सकती है, इससे भी पीक टेलिंग भी कर सकती है, पीक की शेप खराब हो सकती है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आपकी लास्ट डाइल्यूशन मोबाइल फेस के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम की वॉशिंग का मिनिमम क्राइटेरिया टाइम का क्या है, आप कितने टाइम के लिए कॉलम को वॉश करते हैं। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं बतानी, आंसर ये देना है कि कोई भी कॉलम एचपीएलसी का आप 2 घंटे वॉश करें, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन की यही है कि आप 2 घंटे कॉलम को वॉश करेंगे। फिर वो बेस करेगा कि आपका मीडियम क्या था, उस लिहाज से फिर 2 घंटे में आप डायलुएंट चूज करते हैं, फिर उसकी डेप्थ अलग है, लेकिन 2 घंटे आप कम से कम किसी भी कॉलम को वॉश करें। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मोबाइल फेस ऐसा था जो बफर्ड था, जिसमें आपने बफर्ड चलाया, तो आफ्टर एनालिसिस हाउ यू कैन वॉश योर कॉलम, अपने कॉलम को आप कैसे वॉश करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी सॉल्वेंट चूज की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आंसर ये है कि मोबाइल फेस में अगर बफर्ड है तो बेस्ट क्राइटेरिया है कि कॉलम की 2 घंटे वॉशिंग होगी। ठीक है, कॉलम की 2 घंटे वॉश होंगी। पहले घंटे में आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर से कॉलम को वॉश करेंगे, उसके बाद आप ऑर्गेनिक फेस से वॉश करेंगे 1 घंटे के लिए, चाहे वो मिथानॉल हो सकता है 50% या प्योर मिथानॉल हो सकता है, या 50% एसिटोनाइट्राइल हो सकता है, या 100% एसिटोनाइट्राइल होगा, डिपेंड करेगा आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या थी। तो पहला घंटा प्योर डिस्टिल्ड वाटर से होगा, दूसरा घंटा ऑर्गेनिक फेस से होगा। ये प्रैक्टिस है। अगर आप मोबाइल फेस में बफर्ड है तो आपको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना बहुत जरूरी है और 2 घंटे के लिए वॉशिंग करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीक टेल क्यों कर जाती है। अक्सर आप जो मोबाइल फेस पे एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्यों पीक टेलिंग आती है, क्या वजह है, इसके कुछ फैक्टर्स बताएं। क्योंकि सीनियर हो जाते हैं ना, तो इस तरह के सवाल आते हैं कन्वर्सेशन में कि आपको क्या लगता है कि पीक टेलिंग के पीछे क्या कॉज है। याद रखिए, इसका आंसर आपने थोड़ा समराइज में देना है। पीक टेलिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन आपने सिलेक्टेड आंसर्स बताना होगा, सिलेक्टेड फैक्टर्स बताना होगा। वहाँ पे नंबर 1 फैक्टर है आपके कॉलम की परफॉर्मेंस। जब आपके कॉलम की परफॉर्मेंस ही डाउन हो जाए, थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो जाए, तो आपकी पीक टेलिंग होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 इसमें फैक्टर होता है आपके सैंपल की प्रिपरेशंस। अगर आप सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो भी पीक टेलिंग आ जाती है, क्योंकि सैंपल को मिक्सिंग, डिजोल्व होना, ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर करती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके मोबाइल फेस की पीएच है। अगर आप मोबाइल फेस की पीएच को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपकी पीक टेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह आप सिलेक्ट करके कुछ आंसर आप बताएंगे। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, हाउ टू वॉश योर एचपीएलसी वायल्स। जो एचपीएलसी की आपकी वायल्स है उसको आप कैसे वॉश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप वायल्स के अंदर सैंपल रख के रखते हैं, 3 ml की जो आपकी वायल होती है। तो इसका आपने बड़े तरीके से जवाब देना है। जो एचपीएलसी की वायल्स होती हैं उसका हर इंडस्ट्री के अंदर एक एसओपी बिल्ट होता है।
HPLC की वायल जो वॉश होंगी एज पर क्लीनिंग वैलिडेशन, जो आप सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो डिफरेंट ग्लास वेयर्स के लिए यूज करते हैं, जो आपका मेथड क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रिपेयर्ड है, बना हुआ आपके पास, उसी से वॉश करेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी ये होगी आपकी, जो आपकी वायल से 10 से 20 से 30 है, उसको आप 1000 ml के बीकर के अंदर लेकर उस क्लीनिंग एजेंट जो आपका या डिस्टिल वाटर की जो प्रॉपर प्रोसीजर है आपका, उसके अंदर सॉक कर देंगे। आधे घंटे के लिए उसके अंदर डाल के रख देंगे, शेक भी कर देंगे मीनवाइल, और फिर वाटर रिंस करके डिस्ट्रॉय करके दूसरा पानी ले लेंगे, दोबारा उसको 30 मिनट के लिए और सोक करके रख देंगे। और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वायल्स को वॉश करेंगे, पानी ड्रेन करेंगे, वॉश करेंगे, ड्रेन करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद फिर मिथेनॉल से रिंस करके उसको आप ड्राई कर लेंगे, ओवन में ड्राई कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद आपकी वायल बिल्कुल हैजी नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन आपके पास आ जाएगी। ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे इसी तरह प्रैक्टिस होती है, और इसी क्राइटेरिया को अपनाया जाता है कि वायल्स बिल्कुल क्लीन हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट है, एक रेप्लिकेट खराब हो गया, RSD कैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके 5 रेप्लिकेट थे, तीसरा रेप्लिकेट खराब हो गया, तो क्या पहले 2 रेप्लिकेट और आखिर के 2 रेप्लिकेट ले सकेंगे क्योंकि तीसरा तो खराब हो गया? तो क्या एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया? इसमें लोग कंसेप्ट देखते हैं कि इस बंदे का काम करने का कंसेप्ट क्या है। इसका आंसर ये है, अगर तीसरा रेप्लिकेट खराब हो गया तो आप RSD 5 की नहीं ले सकते। RSD हमेशा कंसिस्टेंसी में सीक्वेंस पे ली जाएगी। अगर आपके SOP के अंदर डिफाइन है कि हमने 5 रेप्लिकेट लगाना है, फिर तो आप किसी सूरत में 4 को भी नहीं ले सकते। अगर 5वां रेप्लिकेट भी खराब हुआ है तो फिर 4 को भी नहीं ले सकते। अगर आपके SOP में डिफाइन नहीं है तो फिर आपको स्टैंडर्ड दोबारा से चलाने पड़ेंगे, आप 5 ही की RSD लेंगे। अगर आज अपने SOP में डिफाइन कर दिया कि हम 3 पे भी RSD लेते हैं, तो फिर अगर आपका 5वां रेप्लिकेट खराब था तो आप शुरू के 4 ले सकते हैं, शुरू के 3 ले सकते हैं। लेकिन अगर SOP का पार्ट है, आपकी प्रैक्टिस है तो, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 5 की RSD लेनी है, तो उस केस में अगर एक रेप्लिकेट भी आपका खराब है, आप RSD नहीं ले सकते, आपको दोबारा स्टैंडर्ड चलाने पड़ेंगे ताकि 5 स्टैंडर्ड दोबारा चल जाए, आप उनकी RSD अगेन लेंगे। एक और चीज के व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन HPLC में जो एयर ट्रैप हो जाता है, इसकी सोर्सेस क्या है, क्या कॉजेस होते हैं HPLC में एयर किस तरह से, कहां से आ जाती है? इसका आंसर ये है, HPLC में जो एयर आती है उसमें मोस्टली 99% चांस होता है, जो सोर्स होता है वो आपका मोबाइल फेज है, आपके सॉल्वेंट से। अगर आप HPLC पे प्योर डिस्टिल्ड वाटर चला रहे हैं, या 50% मिथेनॉल चला रहे हैं, या आप मोबाइल फेज चला रहे हैं, जब आप उसको ठीक तरीके मिक्स और डीगेस नहीं करेंगे, यानी अगर आपका डीगेसिंग का फेलियर है, तो HPLC में एयर ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, रूटीन में आपका जो फिल्ट्रेशन की बोतल है, आपकी जो HPLC की बोतल है, उसके अंदर जो प्रोब लगा, प्रोब फिल्टर होता है, अगर वो ऊपर चला गया तो भी एयर ट्रैप हो जाती है। लेकिन वो एक अलग प्रैक्टिस है। लेकिन 90% जो चांस होता है वो सिस्टम में जो एयर जाती है वो आपके सॉल्वेंट से जाती है। जब आपके सॉल्वेंट्स डीगेस नहीं होंगे, ठीक तरीके से मिक्स नहीं होंगे, ठीक तरीके से उनके अंदर अगर एयर होगी तो उन सॉल्वेंट से एयर सिस्टम में जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपकी अवेयरनेस देखी जाती है, आपका स्टैंडिंग स्टाइल देखा जाता है HPLC पर, वो है कि HPLC के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आप किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट सपोज इंटरनल लीकेज आ गई, तो क्या आप सिस्टम को खोल देते हैं? इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो जानना चाह रहा होता है कि इसने किस जगह काम किया और क्या प्रैक्टिसेस है, कैसे अगर HPLC में प्रॉब्लम आ गए तो किस तरह हैंडल करते हैं। तो इसका आंसर आपने बड़ा टेक्निकल देना होता है। अगर HPLC प्रॉब्लम आ गए जो आपके एक्सेस में है, जैसे एयर आ गई, तो आपको एयर रिव्यूज कर सकते हैं थ्रू पर्जिंग, थ्रू सिरिंज, इट्स ओके। लेकिन अगर इंटरनल प्रॉब्लम आ गया है, कोई स्पैनर को यूज करना है, कोई ट्यूबिंग इंटरनली खोलनी है, तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, माइंडसेट ये होता है कि आप पहले कंसल्ट करते हैं अपनी मैनेजमेंट से, ठीक है, उसके बाद अपने जो सर्विस इंजीनियर है उनसे, उसके बाद अगर आपको राइट और एक्सेस मिलता है तो आप खुद इस एक्सेस पे जाते हैं, उसको कर सकते हैं तो करते हैं, अदरवाइज आउटसोर्स से सर्विस लेते हैं। खुद से ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गया और आप सिस्टम को पूरा खोल के बैठ जाए, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिलेक्टेड आंसर्स थे, कुछ जो मैंने क्वेश्चन निकाले उनके। तो लोग बहुत सवाल कर रहे थे कि HPLC की ट्रबल शूटिंग पे इंटरव्यू में किस तरह के सीनियर लेवल पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको बड़ा फायदा होगा, और प्लीज अपने वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।